नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के पन्नों को आधुनिक विज्ञान के नजरिए से फिर से खंगालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी कांस्य से युग की सभ्यता जो अपने समय में मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा विशाल थी। लेकिन आज हमारा ध्यान सिर्फ इसकी भव्यता की तारीफ करने पर नहीं है, बल्कि एक इतिहासकार के नजरिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन डीएनए और पूरा जलवायु विज्ञान जैसी नई वैज्ञानिक तकनीकें इसके रहस्यमयी अंत की कहानी को कैसे पूरी तरह से पलट रही हैं। अब इस विषय से जुड़े होने के नाते ये सवाल हमेशा से सबसे ज्यादा परेशान करने वाला रहा है। आखिर इतनी विशाल और उन्नत सभ्यता का पतन हुआ कैसे? दशकों तक तो औपनिवेशिक पुरातत्वविदों का यही मानना था कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इन शानदार शहरों को जलाकर राख कर दिया। हमारी पाठ्यपुस्तकें भी युद्ध और विनाश की इन्हीं कहानियों से भरी पड़ी थीं। लेकिन जब हम केवल प्राचीन ग्रंथों पर निर्भर रहने के बजाय जमीन की गहराई में दबे सबूतों जैसे कि मिट्टी, पुराने कंकालों और झीलों के तलछट का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, तो क्या तस्वीर वही रहती है, या फिर ये मिट्टी हमें कुछ और ही दास्तान सुनाती है? तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले महान सिंधु सभ्यता की एक झलक, फिर बहुचर्चित आर्य विवाद, उसके बाद जेनेटिक यानी आनुवंशिक क्रांति, और अंत में जलवायु पतन। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, महान सिंधु सभ्यता। किसी भी सभ्यता के पतन को समझने से पहले उसके चरम को समझना बहुत जरूरी होता है। ये साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला था। लेकिन ये कोई रातों रात खड़ा हुआ शहर नहीं था। मेहरगढ़ जैसी नवपाषाण बस्तियों में इसके बीज 7000 ईसा पूर्व में ही बो दिए गए थे। धीरे धीरे कृषि और व्यापार बढ़ा और 2800 ईसा पूर्व तक आते आते हम एक ऐसा परिपक्व शहरी शिखर देखते हैं जहां मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी जैसे महानगरों समेत 1000 से ज्यादा बस्तियां आबाद थीं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनकी ये चित्रात्मक लिपि। खुदाई में ऐसी हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों के चित्र और कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए हैं। माना जाता है कि इसे दाएं से बाएं पढ़ा जाता था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इसे डिकोड नहीं कर पाया है। यह लिपि हमारे लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई है। और इनके समाज का संगठन कितना शानदार था, ये गुजरात के धोलावीरा में मिले इस साइन बोर्ड से पता चलता है। एक विशाल गेट के ऊपर लकड़ी के बोर्ड पर जिप्सम से बने ये 10 बड़े अक्षर मिले हैं, जो बिल्कुल किसी आधुनिक शहर के साइन बोर्ड जैसे लगते हैं। इतने बड़े भूभाग में एक ही लिपि का इस्तेमाल साफ बताता है कि उनकी एक लिंग्वा फ्रैंका यानी साझा भाषा थी। लेकिन दुर्भाग्य से मिस्र के रोजेटा स्टोन जैसी किसी चाबी के बिना हम आज भी उनके असली शब्दों को नहीं जान पाए हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, महान आर्य विवाद। चूंकि हम उनकी लिपि तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए इन शहरों के वीरान होने का कारण समझने के लिए हमें ऐतिहासिक ग्रंथों की तरफ मुड़ना पड़ा। और यहीं से अकादमिक हलकों में 3 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं जन्म लेती हैं। पहला, आर्य आक्रमण सिद्धांत, जो कहता है कि बाहर से आए लोगों ने सभ्यता को हिंसक तरीके से नष्ट किया। दूसरा, आर्य प्रवासन सिद्धांत, जो मानता है कि आक्रमण नहीं बल्कि शांतिपूर्ण और धीमा पलायन हुआ था। और तीसरा, आउट ऑफ इंडिया सिद्धांत, जिसका तर्क है कि आर्य मूल रूप से यहीं के थे और यहीं से बाहर गए। इतिहास का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें इन तीनों दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। शुरुआती दौर में मॉर्टिमर व्हीलर जैसे औपनिवेशिक विद्वानों ने क्या किया? उन्होंने मोहनजोदारो की गलियों में मिले कुछ कंकालों को सीधे ऋग्वेद में वर्णित युद्धों से जोड़ दिया। उन्होंने वेदों में बताए गए युद्ध देवता इंद्र, जिन्हें पुरंदर यानी किलों का विनाशक भी कहा गया है, को इन हड़प्पा शहरों के विनाश का जिम्मेदार ठहरा दिया। बस यहीं से एक बहुत ही हिंसक अंत की कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। भाग 3, आनुवंशिक क्रांति। देखिए, पुरातत्व केवल पुरानी किताबों और अनुमानों के सहारे तो चल नहीं सकता है ना। हमें चाहिए ठोस विज्ञान, और ये विज्ञान हमें मिला प्राचीन डीएनए के रूप में। भारत जैसी गर्म जलवायु में डीएनए खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने से भी मुश्किल है। फिर भी राखीगढ़ी में वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। 60 से अधिक कंकालों की धूल छानी गई, तब जाकर कहीं, जी हां, 61 में से केवल एक कंकाल से प्राचीन डीएनए का एक साफ और काम का सैंपल मिल पाया। इस 4500 साल पुरानी महिला के डीएनए रिजल्ट्स सच में चौंकाने वाले थे।
इसमें प्राचीन ईरानी और दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक खास मिश्रण था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका क्या था? मध्य एशिया या यूरेशिया से आने वाले स्टेपी चरवाहों का डीएनए उस परिपक्व हड़प्पा काल के नमूने में पूरी तरह से गायब था। इससे ये भी इशारा मिलता है कि कृषि यहाँ लोगों के बड़े पैमाने पर आने से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान से फैली थी। ये जेनेटिक डेटा एकदम साफ कर देता है कि परिपक्व हड़प्पा काल के दौरान कोई स्टेपी डीएनए मौजूद नहीं था। मतलब एक बड़ा बाहरी आक्रमण जिसने रातों रात सभ्यता को नष्ट कर दिया वाली थ्योरी यहाँ एकदम कमजोर पड़ जाती है। जाहिर है, अगर कोई हमलावर सेना उस काल में आई होती तो उनका आनुवांशिक प्रभाव वहां के लोगों के खून में जरूर दिखाई देता। मशहूर आनुवंशिकविद डेविड राइक की ये बात बहुत ही गहरी है। वो बताते हैं कि हड़प्पा के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब नहीं हुए और ना ही उनका सफाया हुआ। सच तो ये है कि इन प्राचीन लोगों की जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं। वे कोई और नहीं बल्कि आज की आधुनिक दक्षिण एशियाई आबादी के प्राथमिक पूर्वज हैं। तो फिर असली विलेन कौन था? आइए देखते हैं भाग 4, जलवायु पतन। सवाल वहीं का वहीं है। अगर किसी हमलावर सेना ने इन विशाल शहरों को नहीं उजाड़ा तो फिर अपराधी कौन था? अब अकादमिक सहमति एक ऐसे साइलेंट किलर की तरफ इशारा कर रही है जिसे हम दीर्घकालिक पर्यावरणीय बदलाव कहते हैं। पुराना नजरिया पूरी तरह से मानवीय युद्धों पर केंद्रित था, लेकिन नया विज्ञान हमें बताता है कि ये शानदार सभ्यता युद्ध के मैदान में नहीं हारी, बल्कि जलवायु के लगातार बढ़ते दबाव में धीरे धीरे बिखर गई। गुफाओं के स्टैलेग्माइट्स और झीलों की मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। ये डेटा बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं कि होलोसीन युग में वैश्विक तापमान आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। और इसके नतीजे में क्या हुआ? मॉनसून कमजोर पड़ गया और सालाना बारिश में सीधे 10 से 20% तक की भारी गिरावट आ गई। वैज्ञानिक इसे दोहरे सूखे की परिकल्पना कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा खौफनाक दौर जब पूरे 300 सालों तक सर्दियों की बारिश लगभग गायब हो गई, जिसे अब मेघालय काल कहा जाता है, और उसके ऊपर से 113 साल लंबा भयानक गर्मियों का सूखा। इन दोनों की दोहरी मार से सरस्वती और घग्गर हकरा जैसी विशाल नदी प्रणालियां सूखने लगीं। बिना पानी और खेती के इतने बड़े महानगरों को जिंदा रखना बिल्कुल नामुमकिन था। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, कोई खूनी युद्ध नहीं हुआ था। जब नदियां सूखने लगीं और पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ा, तो इन लोगों ने बड़ी समझदारी से खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया। वे प्यासे शहरों को पीछे छोड़कर पूर्व की ओर उपजाऊ गंगा बेसिन की तरफ पलायन कर गए, जहां उन्होंने एक बार फिर से एक नया ग्रामीण कृषि जीवन शुरू किया। तो जैसे जैसे इन नई खोजों से धूल हट रही है, ये सोचना लाजमी है कि इस जमीन के नीचे अभी और कितने राज दबे हैं। प्राचीन समाजों का अपनी बदलती जलवायु से इस तरह लड़ना और खुद को ढालना, क्या आज के हमारे आधुनिक समाज के लिए भी कोई चेतावनी है? अगले डीएनए और वैज्ञानिक खुलासे का इंतजार करना निश्चित रूप से बहुत ही रोमांचक होने वाला है।